संबित पात्रा, कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा एक गृह मंत्रालय का सीक्रेट नोट बाहर आ गया था जो ये बता रहा था ना तो मक्का मस्जिद में, ना समझौता ब्लास्ट में और ना ही इस जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं इस ब्लास्ट में, मालेगांव का जो पहला ब्लास्ट था 2006 का, उसमें कहीं पर भी हिंदू टेरर जैसा कोई शब्द इस्तेमाल हुआ था। असल में उन सब का कनेक्शन पाकिस्तान से था। तो जांच होते होते वो हिंदू टेरर में कैसे तब्दील हो गया? देखिए, आपने आज बहुत सही बात कही कि आज का दिन है कि हम तथ्यों के आधार पर बात करें। मैं कुछ तथ्य रखता हूं। पहले आज जो डेवलपमेंट हुआ है, जिन लोगों को मकोका से हटाया गया है और जिनको बेल मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, सुप्रीम को बिल्कुल ठीक कहा अभी सिंह साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक 1 महीने पहले 4 ऑब्जर्वेशंस दिए थे जस्टिस खलीलुल्लाह एंड जस्टिस अभय मनोहर सप्रे। वो 4 ऑब्जर्वेशन आपको बता देता हूं। ऑब्जर्वेशन 1, नंबर 1, no concrete evidence to show their involvement in any criminal case। जिनको आज हम लोग कह रहे हैं कि एनआईए ने क्यों छोड़ दिया, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पहला ऑब्जर्वेशन दिया। सेकंड ऑब्जर्वेशन, ट्रायल कोर्ट शुड डिसाइड देयर बेल प्ली प्रेफरेबली विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी इनके बेल प्ली को ट्रायल कोर्ट डिसाइड करे। नंबर 3 ऑब्जर्वेशन, कंसिडरेबल डाउट अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 6 अक्यूज्ड। ये जो 6 अक्यूज्ड हैं, इनका कंसिडरेबल डाउट है कि ये इन्वॉल्व थे। नंबर 4, पुरोहित एंड प्रज्ञा इन मालेगांव ब्लास्ट एंड द ट्रायल कोर्ट ऑट टू हियर देयर बेल प्ली अफ्रेश। मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रहा हूं। उनका कहना है कि ट्रायल कोर्ट को पूरे विषय को फ्रेश देखना चाहिए। अभी हमारे भाई जो कांग्रेस के बैठे हैं, उनका कहना था कि 2010 से सारे सबूत थे एनआईए के पास। वैसे एनआईए तो 2011 की बात बनी, सारे सबूत थे, तो अब सबूत कहां चले गए? देखिए, अगर सारे सबूत होते तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन नहीं देता। वो उन सबूतों को उसी समय से रिकॉर्ड करके रखा रहा था, तो सबूत कभी भी प्रस्तुत नहीं किए गए। दूसरी बात जो आपने अभी सही कहा, मैं आपको 5 पॉइंट रखूंगा सर, जल्दी रखिएगा थोड़ा। देखिए, 3 ब्लास्ट, एक मालेगांव 2006, बिल्कुल जल्दी रखता हूं, मैं 20 मिनट तक इंतजार कर रहा था। 2006 मालेगांव ब्लास्ट, 2008 मालेगांव ब्लास्ट और समझौता ब्लास्ट, इन तीनों को मिलाकर जो षड्यंत्र था उसके छोटे छोटे पॉइंट रख रहा हूं। पहला, जो यूनाइटेड नेशन होता है, संयुक्त राष्ट्र होता है, संयुक्त राष्ट्र ने एक अपना रिलीज किया था नोटिस नंबर 1267, कमिटी ऑफ सैंक्शन ने रिलीज किया था। उसमें उन्होंने कहा कि समझौता ब्लास्ट का जो ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट को कराने के पीछे एलईटी का जो आतंकवादी, उसका नाम है कसमानी आरिफ। उसमें दाऊद का पैसा लगा है, उसमें अलकायदा का भी लॉजिस्टिक लगा है। ये यूनाइटेड नेशन ने कहा है, किसी और ने नहीं। यूनाइटेड नेशन के इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के ट्रेजरी बेंच ने एग्जैक्टली वही कहा कि कसमानी, एलईटी एंड दाऊद इब्राहिम आर एक्यूज्ड इन समझौता टेरर। अमेरिका ने कहा, ट्रेजरी बेंच ने। उसके बाद पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर थे, जिसको इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, रहमान मलिक, उन्होंने जनवरी 2010 में कन्फेस किया पाकिस्तान में कि हां, समझौता ब्लास्ट के जो गुनहगार थे वो पाकिस्तानी है। भाई, तो हमारी एजेंसियां साबित क्यों नहीं कर पाई? अमेरिका कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है, हम उनकी गवाहियां ले रहे हैं, लेकिन हमारी एजेंसियां साबित नहीं कर पाई। तो ठीक कह रहे हैं, हमारी एजेंसियां कुछ कहती हैं, गलत है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हमारी एजेंसियां कुछ पूछना कहती हैं, चाहता हूं कि अगर यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा हमारी एजेंसियां तो सरकारों के कहने पर चलती हैं। पाकिस्तान की एम्बेसी को डोजियर में ये चीज सबमिट क्यों नहीं की गई? अरे आलोक जी, जिस स्क्रिप्ट को आपने लिखा, गजनी गौरी ने तो सिर्फ मंदिरों को तोड़ा और चिदम्बरम और सिंधे ने तो पूरी हिंदू अस्मिता को ही तोड़ने का काम किया है। किसी के बीच मैं गजनी गौरी को माफ कर सकता हूँ, चिदम्बरम और सिंधे को माफ नहीं कर सकता हूँ। सुनिए ना, एक चीज पूरी 10,000 साल पुरानी सुनिए, नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, ये बहुत दुखद है। आप तो बड़ा निरपेक्षता के एक चीज सुन लीजिए। मैंने कहा गजनी वजनी पे पहुंच गए। आप इनसे कहिए ना कि दाऊद को लेकर आए, दाऊद को लाने के लिए तो उनको मैनिफेस्टो में था। आलोक जी प्लीज, जितेंद्र आवाड़ जी हमारे साथ हैं, एनसीपी के नेता हैं। महाराष्ट्र में सरकार थी एनसीपी की, गठबंधन की, और आरोप ये लग रहा है कि एटीएस ने दबाव में इस तरीके की कार्रवाई की, लोगों को फंसाया गया। जितेंद्र आवाड़, बोलिए, आप सबकी बात सुन चुके हैं, अपना पक्ष रख दीजिए। अब मुझे शांत तरीके से बोलने दीजिए। मैं पहले स्वर्गीय हेमंत करकरे जी की माफ़ी मांगता हूं कि आज उनके ईमानदारी पे सवाल निशान पैदा हो रहा है। मेरे कुछ चंद सवाल है
क्या ये बात सच नहीं है कि राजनाथ सिंह और आडवाणी जी मनमोहन सिंह जी को जाके मिले थे और इस पे उस वक्त के नारायण नाम के जो एनएसए के एडवाइजर थे, उन्होंने हेमंत करकरे जी को 26/11 के दिन दिल्ली बुलाया था। उसी रात को आर पाटिल को हेमंत करकरे जी मिले और कहा कि अब मुझे पुलिस दल में नहीं रहना है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तब उनको जाके समझाया गया कि ऐसा मत करो, पर उनके भाग्य में था कि 26/11 को रात को उनकी मौत हो गई। मैं इसके आगे जाके कहता हूं कि एनआईए अगर सच्चाई पे बात कर रही है तो एनआईए के उस सब कागजातों में एक ट्रांसक्रिप्ट है, जिस ट्रांसक्रिप्ट में स्वयं अभिनव भारत ने आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी की हत्या का प्लान किया था, उसकी रेकी की गई थी। और ये जो कागजात है आज भी एनआईए के पास मौजूद है। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सुधाकर चतुर्वेदी के लैपटॉप में पूरा मामला करके रखा, उसने क्या बात की है, किससे बातें की है। आप एक अलग ही स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। उनको पूरा कर लेंगे। कैसे कह सकते हैं? उन्होंने आधे घंटे से अभिनव भारत को संघ से जोड़ रहे थे, फिर आप अभी कह रहे हैं कि अभिनव भारत संघ का हत्या करना। संबित पात्रा वो पूरा कर ले, उसके बाद आप भूल सुधार कर दीजिएगा। आपको लगता है उन्होंने कुछ गलत कहा? ठीक पात्रा जी बाद में करेक्ट कर दीजिएगा, बाद में करेक्ट कर दीजिएगा, विस्तृत समय मिलेगा। पूरा कीजिए आवाज साहब। जब मैं बोल रहा था सब बीच में करेक्ट कर रहे थे तब ठीक था। सर मैंने रुकवाया ना लोगों को। अभिनव भारत ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। अपने संविधान के तहत इस राष्ट्र को वो क्या बनाना चाहते थे वो संविधान में लिखा गया था। मिलिट्री में होने के बावजूद कर्नल पुरोहित उसका मेंबर था। उस मेंबर होने के नाते उसने कॉन्स्टिट्यूशन किया था जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था। मैं तभी से मांग कर रहा था कि इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है। ये मैं मानता हूं कि हमारे सरकार की कुछ गलतियों के वजह से हमको ये दिन देखने को मिल रहे हैं, वरना ऐसी कई सारी चीजें पुलिसों के पास थी जहां की वो ये सिद्ध कर सकते थे कि इसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट है। चलिए, पर हमको सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार बदलती है, आदमी बदलते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं बदलता है। आज भी वो सरकार ऐसा है कि कर्नल पुरोहित के घर में आरडीएक्स मिला, ये रिकॉर्ड पे है। अरे ये तो साबित हो गया। आज एनआईए का वो प्लांट किया गया था, आरडीएक्स प्लांट किया गया था और आर्मी ने जांच की। कहां से सरदाना जी, आर्मी ने जांच नहीं, जब आर्मी ने जांच की तब सरकार ने क्या पूरी आर्मी में सवाल कर रहा है? और अगर किसी ने प्लान किया तो उसका नाम चार्जशीट में होना चाहिए। विस्तार से बोलेगा। मुझे बोलने दीजिए। ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। जितेंद्र रावड़, आप ही के इलाके में जहां के नाम पे एम्बुलेंस चलती है क्या? और आप जो कह रहे हैं कि वो सर आप ही के इलाके में जहां के नाम पे एम्बुलेंस चलती है क्या? जांच करने वाली पुलिस अधिकारी आज भी सर्विस में है। अगर उन्होंने ये प्लान किया था तो एनआईए ने 1 महीने के अंदर वो अधिकारियों को अरेस्ट करना चाहिए। 80 और 90 किलो आरडीएक्स अगर महाराष्ट्र पुलिस प्लान करती है तो महाराष्ट्र पुलिस को ऊपर महाराष्ट्र की जनता का विश्वास उड़ जाएगा। चलिए, पहले एनआईए को यह साबित करना पड़ेगा कि ये आरडीएक्स आया कहां से। ठीक। अगर पुलिस प्लान करती है तो पुलिस है ना ड्यूटी पे। ठीक। वो सब आईपीएस ऑफिसर एक्सेप्ट हेमंत करकरे, जो आईपीएस ऑफिसर आए पुरोहित इज एज पैट्रियोटिक एज करकरे, उनको अरेस्ट करवाइए। पुरोहित इज एज पैट्रियोटिक एज लेट श्री हेमंत करकरे, और मैं आपको इसके साबित करके मैं दिखा दूंगा, नहीं तो आप मेरे को कोर्ट ले चले। We did not, I have not. He is as patriotic.
Do you know he has lost his leg I am questioning fighting militants? I am questioning. He is as patriotic. आपकी जानकारी अधूरी है और आप उस स्क्रिप्ट पर बोल रहे हैं जो सिंधे और चिदम्बरम में लिखा था। चलिए एक आप राष्ट्रवादी पार्टी कहते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आप तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरह वक्तव्य दे रहे हैं। आपके पास कॉलोनियल कर्नल पुरोहित के बारे में क्या जानकारी है? कर्नल पुरोहित, आप बता दीजिए, कर्नल पुरोहित के घर में जब एनआईए कह रही है प्लांट किया गया था, आप सुपर एनआईए हैं क्या? ठंडे दिमाग से